हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को है क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आता है। तो आज हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है उसको ऐसे समझेंगे, तब जाकर हम क्वेश्चन ऐसे बना पाएंगे। अगर आप वास्तविक संख्या से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर बेसिक नहीं अगर आपको मालूम रहेगा तो आपको हर एक जगह ऐसे क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड आपको ऐसे बोर्ड में भी कई गो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तौर पर भी देखा गया है, सब्जेक्टिव तौर पर भी क्वेश्चन ऐसे इससे रिलेटेड ऐसे पूछा गया है। और ये चैप्टर जो है बहुत इजी भी है, लेकिन अगर आप इसको समझ पाइएगा तब, अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप लोग को दिख रहा होगा, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है। आप मैथ का बुक निकालिएगा, उसमें पहला चैप्टर में है से वास्तविक संख्या है। उसको आप अगर वीडियो को समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसमें बना सकते हैं। तो चलिए, बेसिक क्लास भी हम लिखे हुए, और पहला जो है इसमें सबसे पहले जो आता है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। होता क्या है तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि नेचुरल नंबर जो होता है कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या, गिनती आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, गिनती कहाँ से स्टार्ट किया जाता है तो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गिनती जो पढ़ते हैं ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आप मेरा बात अगर समझ लेते हैं ना तो आपको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसी ऐसे याद कर ले, केवल आप लास्ट तक के वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग के लिए फिर बोल रहे हैं कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग 10th में आ गए हैं, आप लोग को याद होगा कि गिनती कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4, यहाँ पर हम लिख भी दिए 1 2 3 4 5 6 7, आप पढ़ते चले जाइए, ये सब के सब हो जाएगा प्राकृत संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। थोड़ा सा चेंज है कि 0, अगर आप प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाए। क्या लिखे ना, हम सिंपल है कि 0 के साथ गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ, तो देख लिए यहाँ 0 है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हो गया 0 के साथ गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या ऐसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, कैसे पूछता है एग्जाम में, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब आगे की ओर बढ़ते, आगे क्या है कि सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या किसको कहेंगे, वैसा संख्या जो 2 से पूरी विभाजित, मतलब कि जो संख्या में अगर हम 2 से अगर भाग दे रहे, अगर शेषफल उसका कुछ भी नहीं बनता है, तो वो संख्या जो होगा वो क्या होगा, सम संख्या। तो देखिए अब हम चेक करते, जैसे 2 हो गया, 2 को 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शेषफल क्या हो गया, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या दे। यहाँ पर और है 4 हो गया, 4 को 2 दूना 4, अब 4 में भी 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4, कुछ भी बचा, यानी शेषफल खत्म, नहीं कुछ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो। पूरा विभाजित का मतलब कि शेषफल उसका कुछ भी नहीं बचेगा।
सिंपल समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ही अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 को अगर 2 से भाग देते, 2 दूना 4, यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, तो ये मेरा है से सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या का डिफिनेशन होता है कि वो ऐसा संख्या पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, वो भी किस से, तो 2 से। क्लियर हो रहा है? आप भाग देकर देख सकते हैं, इसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या में क्या है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है, मतलब क्या कि इसमें शेषफल कुछ ना कुछ रहेगा। ध्यान में रखिए, जैसे हम यहाँ पर 1 लिख दे, 1 को 2 से भाग देंगे, लगा, यहाँ पर आपको शेषफल कुछ ना कुछ रहेगा। फिर अगर मान लीजिए 3 लिखते हैं, 3 को 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, शेषफल क्या बच रहा है, 1 हो रहा है। तो ये सब जो संख्या जो हो रहा है, ये सब के सब क्या हो रहा है, विषम से, यानी कि इसमें शेषफल बचेगा। लेकिन अगर सम संख्या का बात करेंगे तो सम संख्या से शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ तक के आप लोग क्लियर हो गए। अब आता है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या भी आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है, तो उसको आप इजीली वे में समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, इसको एक और नाम है रूट संख्या भी बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या जनरली होता है क्या, इसका देखिए सिंपल, 1 को छोड़कर वह सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जो स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। मतलब फिर से आप समझिए, 1 को छोड़कर जितना भी संख्या है ना, उसको 1 को छोड़कर वो सब संख्या अभाज्य कहलाएगा जो स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरा संख्या से विभाजित न हो। मतलब कि यहाँ पर जो आप लोग को लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 को आप 1 से दे सकते हैं, 1 से भाग लगाएंगे, 2 मरते लग जाएगा, यानी कि 1 को छोड़कर, और स्वयं संख्या यानी कि 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 1 के अलावा स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वही संख्या जो होगा वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आप देख लीजिए 2 लिखा हुआ, 2 में 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं लगेगा। अगर 3 बढ़ते तो 3 में भी वही कंडीशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर 4 लिख देते हैं तो 4 में अगर आप भाग दीजिएगा, 4 में सिंपल समझिए, 4 में अगर आप भाग दीजिएगा तो 4 में क्या होगा कि 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, लेकिन 2 से भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या के क्या होता है कि 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसर संख्या से नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसका 4 को अगर भाग देते 1 से तो 4 बार में लग गया पूरा पूरा। फिर इसको स्वयं संख्या मतलब 4 को 4 से तो 4 एकम 4, ये भी लग गया। लेकिन इसमें एक और संख्या आ जाता है 4 में, क्या 2 से आप लगाइए, 2 दूना 4 लग गया। तो ये मेरा संख्या जो 4 होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होना। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 4 नहीं है 5, 5 भी आप देखिएगा, 5 भी ऐसे हो जाएगा। फिर 6 बढ़ते हैं तो 6 में 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 7 नहीं होगा। फिर 11 जो है से हो जाएगा, ठीक। फिर 13 हो जाएगा, क्योंकि ये सब संख्या जो देख रहे हैं, इस सब संख्या जो है 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसर संख्या से विभाजित नहीं होगा। समझ में? और भी संख्या होगा, आप उसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के जब अगर 2 गो संख्या अगर आप लेते हैं, अगर 2 गो संख्या लेने के बाद अगर उसका HCF जिसको बोलते हैं मौसा अगर 1 आता है तो वह संख्या जो होगा वो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। 9 और 16 दिया हुआ है ना, उसके दूसरा में क्या है 4 और 5, तो 9 को 16 से लगाते इसका HCF निकालते हैं, ठीक है ना। HCF देखते हैं कि क्या है।
9 और 16 का निकालते हैं तो 16 को 9 से एक बार में लगेगा 7 होगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 1 बार में लगेगा, फिर 2, फिर 7, फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, 1, फिर 2 लगाएंगे, फिर 2 बार में 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 16 का हम ऐसे निकाले तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। तो ये जो होगा ये 9 और 16 क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या होगा। समझ में? इसी प्रकार से आप ऐसे 4 और 5 को भी निकालिएगा तो इसका भी एचसीएफ जो होगा 1 होगा। 4 और 5, ठीक है। तो 5 को लगाइए 4 से एक बार में लगा 1, फिर 4, फिर 4 बार में लगेगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका भी एचसीएफ कितना आया 1 आया। तो ये संख्या क्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। अब इसी में एक चीज आता है भिन्न, जिसको फ्रैक्शन बोला जाता है। भिन्न किसको कहते हैं? अंश और हर के अनुपात को हम क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए अगर कहीं पर 4/5 लिखा हुआ तो ये ऊपर वाला को बोलेंगे अंश और नीचे वाला को क्या बोलेंगे हर। ये दोनों संख्या क्या कहलाएगा भिन्न कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम बहुत सारे संख्या लिखे 4/5, 3/2, 2/4, 7/5। ये सारे के सारे जो संख्या जो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है भिन्न संख्या है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं परमेय संख्या जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या होता है कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है p तथा q क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या हो, उसमें भी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए p/q के रूप में। तो यहाँ पे समझिए इसका p/q के रूप में होना चाहिए। वो भी क्या पी क्यू क्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या। तो आप देख लीजिए पी क्यू हम इसको लिखे 1/3। 1 भी क्या है पूर्णांक संख्या और 3 भी क्या है पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे लिख दिया -1/4 ये भी पूर्णांक संख्या है। 22/7 ये भी क्या हो गया पूर्णांक संख्या है। यानी कि p/q के रूप में होना चाहिए वो भी पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप लोग को पूर्णांक संख्या क्लियर होगा तो परमेय संख्या आप आसानी से समझ जाइएगा। अब अगला बढ़ते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। अपरमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जनरली इसको समझिए बहुत लोग नहीं समझ पाता कि आखिरकार होता क्या है। p/q का उत्तर झंझट आप लोग का खत्म हो गया। मतलब क्या जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे मान लो कि बहुत लड़का है ऐसे गलती कर देता है, देखता है कि 9 है तो इसको मार देता है क्या कि अपरमेय से। जिस संख्या के अगर वर्गमूल अगर पूरा तरह नहीं निकलता हो उसको हम क्या बोलेंगे अपरमेय से कहते हैं। जैसे 9 हो गया तो 9 को आप गुणनखंड कीजिए 3 × 3 यानी कि इसका कितना हो गया 3। तो 3 क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आए? अगर इसी जगह अगर √2 लिखा हुआ रहेगा तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में ये पूरी तरह से नहीं निकलेगा। अगर आप इसको फैक्टर भी करते हैं तो 1 × 2 यानी कि पूरा तरह ये नहीं टूट रहा है तो ये जो संख्या होगा ये क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब आगे देखिए एक और चीज में पूछता है, वो कंपटीशन में भी ऐसे बहुत बार पूछे जाता है। पाई जो होता है ना, पाई होता है अपरमेय संख्या और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 वो क्या होता है परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 22 जो हुआ ना वो क्या होता है पूर्णांक संख्या होता है। 7 भी क्या होता है पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन पाई पूर्णांक संख्या में नहीं आता है तो इसलिए पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या हुआ और पाई का मान जो 22/7 लिखते हैं वो क्या होता है परमेय संख्या होता है। समझ में आ गया? अब आगे आप देखिएगा जो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या क्या होता है उसको समझिए। अगर आप लोग इससे पहले अगर परमेय संख्या अपरमेय संख्या सम संख्या विषम संख्या अगर इसको समझ गए तो आप वास्तविक संख्या को भी आप लोग आसानी से ऐसे समझ जाइएगा। वास्तविक संख्या क्या होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ऐसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो परमेय भी संख्या रहेगा अपरमेय से वो सारे क्या संख्या जो कहलाएगा
क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 22/7 -1/√3, तो ये 22/7 परमेय संख्या हो गया, ये अपरमेय, यानी कि सब इसमें मिला जुला हुआ है। इसलिए इसका स्पष्ट हम डिफिनेशन भी लिख दिए है कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इसके आगे जो अब आगे देखेंगे कुछ फार्मूला है, उसको समझते हैं, और इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें है से इससे रिलेटेड जो है से क्वेश्चन भी है से बनाया जाएगा। पहला आता है कि शांत दशमलव, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि शांत दशमलव क्या है। तो पहले हम शांत दशमलव का फॉर्मूला जान लेते हैं। शांत दशमलव का फॉर्मूला होता है p/2n गुने 5m, जहाँ n तथा m ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कैसे कि कौन सा होगा शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही शांत अगर इस रूप में अगर नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में हम अपने से ले रहे हैं 9/5, ठीक है, 9/5 हम ले लिए। इसको देखते हैं कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, इस रूप में आता है कि ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो 9/5 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होता है कि 9/5 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि 1 है। अब यहाँ से 1 हटाकर एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर उसको याद रखते हैं तो आप आसानी से बने। यानी कि एक फार्मूला होता है कि 1 के पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना भी संख्या रहे अगर उसके, अब आगे की ओर से देखते हैं, अब आगे देखेंगे कुछ फार्मूला है उसको समझते हैं, और इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें है से इससे रिलेटेड जो है से क्वेश्चन भी है से बनाया जाएगा। पहला आता है कि शांत दशमलव, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि शांत दशमलव क्या है। तो पहले हम शांत दशमलव का फॉर्मूला जान लेते हैं। शांत दशमलव का फॉर्मूला होता है p/2n गुने 5m, जहाँ n तथा m ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कैसे कि कौन सा होगा शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही शांत अगर इस रूप में अगर नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में हम अपने से ले रहे हैं 9/5, ठीक है, 9/5 हम ले लिए। इसको देखते हैं कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, इस रूप में आता है कि ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो 9/5 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होता है कि 9/5 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि 1 है। अब यहाँ से 1 हटाकर एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर उसको याद रखते हैं तो आप आसानी से बने। यानी कि एक फार्मूला होता है कि 1 के पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना भी संख्या रहे अगर उसके पावर में अगर आप 0 बैठा देते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर इसे हम हटा के 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस रूप में आ गया, गुना में 5 इधर लिखिए चाहे 2 इधर, कोई फर्क नहीं। 3 दूना 6 या 6 दूना 12, दोनों सेम होता है। 5 गुने 2 या 2 गुने 5, दोनों कंडीशन में क्या होता है, सेम होता है। तो आपको इस रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अब इसी तरह आगे हम समझते कि अशांत कौन होगा, अशांत को भी ऐसे समझ लेते। अगर इस रूप में आ गया तो शांत हो गया, ये तो क्लियर है। अब आगे हम अगर समझते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अशांत वाला समझते हैं, इजी ही हम लेकर चलते हैं। जैसे 7/27 रहा, ठीक, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, फिर 3 तिहाई 9 हो गया। तो अब इसका 7/3 गुने 3 गुने 3
आया। अब यहाँ पर ही देख लीजिए 7/3 के पावर 3, क्योंकि 3 कै बार आया, 3 बार आया, तो इसके 3 बार आया तो इसके 3 के पावर 3 लिख सकते हैं गुने 1। तो यहाँ पर क्या आ गया 7/3 के पावर 3 गुने 1 आ गया। तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग कि 2 और 5 के अलावा, या केवल 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाएगा ना तो वह शांत नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको हटा नहीं सकते हैं। ये इसका पूछेगा कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये अशांत दशमलव होगा, ठीक है। और ये हो गया शांत दशमलव। तो इस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोग को समझा दिए इसको कैसे। उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर BQ प्लस R। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग हम SCF निकालने के लिए करते हैं, SCF। और उसमें जो है से a क्या होता है, भाज्य, b हो गया भाजक, q हो गया भागफल, और r हो गया शेषफल। इसका उपयोग करेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में ऐसे आता है। अब लास्ट में वो बचता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मौसा गुने लसा। यहाँ पे दो गो संख्या दे देगा, हो सकता है कि उसमें मौसा दे दे, पूछेगा कि लसा क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपको है से इस फार्मूला का उपयोग है से करना होगा। इस प्रकार से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ था वो हम आप लोग को बतला दिए। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। अगर कहीं से अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप निश्चित रूप से बताइएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और आप लोग शेयर कीजिएगा तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, हम और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।